हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सुनील पंचारिया और मैं आप सबका एडुडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमने एक मुहिम चला रखी है और जिसके तहत हम इंडियन पॉलिटी के उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में थोड़ी डेप्थ और थोड़ी लाइटली चर्चा करते हैं, जिससे कि आजकल होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चन, जो फैक्ट से थोड़ा ऊपर उठकर संस्थानें क्वेश्चन करने लगी हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से टैकल किया जाए और कितनी डेप्थ में जाकर पढ़ाई की जाए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और हम साथ ही ये भी चर्चा करते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने वाला किस तरीके से किस टॉपिक को जाकर टॉपिक के अंदर जाकर घुसकर कितना गहराई में जाकर क्वेश्चन करेगा, इन तमाम बातों के बारे में चर्चाएं करते हैं। और साथ में इस तरीके से उन फैक्टों को, उन तथ्यों को भी शामिल करते हैं जिससे कि इनसे पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी, हमारा दोस्त, एग्जाम के अंदर निराशाजनक रिजल्ट ना प्राप्त करे। तो इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमारी इस मुहिम का आज का जो टॉपिक रखा गया है उसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली मूल अधिकार के बारे में जाना था, ओवरऑल मूल अधिकार क्या थे उनके बारे में जाना था, और हमने ये भी जाना था कि मूल अधिकार क्यों मूल अधिकार हैं, इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम हमारी इस मूल अधिकार वाले टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक में आज हम पढ़ रहे हैं, एक एक मूल अधिकार के भाग को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। उन 6 मूल अधिकारों में से आज हमारा जो टॉपिक है वो है पहला मूल अधिकार, जिसका नाम है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। तो आइए अब इनके बारे में जानें कि समानता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं और इनके बारे में, इनसे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे केस बने हैं, और इनके साथ ही हम ये भी जानें कि इनसे रिलेटेड हमसे किस तरीके की क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी और इनको टैकल भी किस तरीके से करना है। इन तमाम बातों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिए हुए। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक के जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर हमारे सामने 5 समानता के लिए, समानता से जुड़े हुए अधिकार दिए हुए हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद पहला है, उसे बोलते हैं अनुच्छेद 14 नंबर। और अनुच्छेद 14 के अंदर राज्य को, यानी यहाँ पर राज्य क्या है, जो कि हमने अनुच्छेद 12 के बारे में देख लिया कि यहाँ राज्य का संबंध, राज्य शब्द है वो किस रूप में परिभाषित है। तो देखते हैं उस राज्य के लिए क्या कर्तव्य बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी होता है कि क्या ये विदेशियों को अधिकार प्राप्त है, तो आंसर होगा हाँ, ये व्यक्ति हैं। व्यक्ति वो भी हैं जो भारत के अंदर निवास करता है और व्यक्ति वो भी हैं जो भारत का नागरिक है। यहाँ लिखा हुआ है व्यक्ति, यानी कि ये सभी व्यक्तियों को मिलता है। तो आगे देखते हैं, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, पहला विधि के समक्ष समता से और दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि पहले का मतलब होता है कि राज्य के सामने, यानी राज्य जो भी कानून बनाएगा वो कानून सब पर एक समान रूप से लागू होगा। और दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण। समान संरक्षण का मतलब हुआ कि समान व्यक्तियों के लिए समान रूप से विधि कार्यगर होगी। तो इस अनुच्छेद 14 ने साफ शब्दों में राज्य को मना किया है कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के ऊपर विधि से हटकर कोई कार्य नहीं करेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर जब इस अनुच्छेद के अंदर 2 शब्दों को हमने भी अलग तरीके से यूज किया है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है विधि के समक्ष समता और दूसरा लिखा विधि के समान संरक्षण। पहले इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। तो दोस्तों, पहला नाम है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि की नजर में सब समान है। ये अवधारणा हमने ली है ब्रिटेन से। कहां से ली? ब्रिटेन से ली भाई। और ब्रिटेन से ये अवधारणा ली है और ये अवधारणा थोड़ी सी नकारात्मक भाव में है। नकारात्मक भाव में कैसे है? ये बोलता है कि विधि की नजर में सब व्यक्ति समान है। तो अब देखते हैं कि विधि के समक्ष अगर सब व्यक्ति समान है तो क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि मान लो कि एक ऐसे व्यक्ति ने चोरी की
जो एकदम मजबूर था। मान लेते हैं कि किसी के घर में चोरी हुई और चोर व्यक्ति, दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो चोरी करते हैं। पहला ऐसा व्यक्ति जिसके घर के हालात इतने बुरे थे, उसको अपने घर पर अपनी माता के, बहन के या पत्नी के या फिर भाई भतीजा किसी के भी लिए दवाई की व्यवस्था करनी थी, और मान लेते हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवाई ला सके, उसे जिंदा भी रखना था, वो इतना मजबूर होकर किसी के घर में चोरी कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार का गुनाह है। और मान लो एक दूसरा व्यक्ति गुनाह करता है जो कि एक पेशेवर चोर है। तो अब सिचुएशन ये है, ये कानून कहता है विधि के समक्ष समता का मतलब है भारत के अंदर चोरी करना एक पाप है, यानी गुनाह है, और गुनाह है तो उसकी सजा मिलेगी। अब हमारे सामने दो प्रकार के व्यक्ति आ गए, एक जिसने मजबूरी में चोरी की और दूसरा वो व्यक्ति जिसने अपने हाथ के कर्तव्य दिखाने के लिए यानी पेशेवर रूप से उसने कार्य किया। तो क्या हमें लगता है कि दोनों व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए? ये सोचने वाली बात है कि चोरी तो चोरी है, दोनों ने ही चोरी की है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल क्या हो रहा है, एक ने मजबूरी में की और दूसरे ने अपने पेशेवर होने की वजह से की। तो फिर जो सजा होगी वो किसको ज्यादा कठिन रूप से मिलनी चाहिए, ये इसके बारे में अगर हम चिंतन करें तो हमें भी समझ में आता है जिसने मजबूरी में की, चोरी तो है, सजा तो मिलेगी, लेकिन उसकी सजा थोड़ी सी नरम की जा सकती है, जबकि जिसने पेशेवर रूप से चोरी की है उसके बारे में हम दया दृष्टि वाला भाव नहीं रखेंगे। तो यही वो कानून है। ये क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि की नजर में सब व्यक्ति समान है। सब व्यक्ति समान है तो वो मजबूर भी, जिसने मजबूरी में चोरी की वो भी गुनहगार है, और जिसने पेशेवर होने की वजह से चोरी की है वो भी गुनहगार है। दोनों को ये कानून एक समान दृष्टि से देखता है, इसलिए ये कैसा है, थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि इसमें दया भाव जैसी कोई बात नहीं है। और ये नकारात्मक भाव वाला जो सिद्धांत है ये हमने ब्रिटेन से लिया था। तो ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, विधि की समक्ष समता मतलब विधि एक ही है और हर प्रकार के व्यक्ति पर वो वैसे ही लागू होगी। अब दूसरा देखते हैं, विधि के समान संरक्षण, यानी विधि समान लोगों के लिए संरक्षित की गई है। क्या मतलब हुआ, पहली चीज तो ये सिद्धांत हमने लिया है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से सिद्धांत लिया। अगर ये नकारात्मक है तो ये कैसा हुआ, फिर ये थोड़ा सकारात्मक है। भाई कैसे है, ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने मजबूरी में चोरी की, दूसरे व्यक्ति ने पेशेवर होने की वजह से चोरी की, तो सजा दोनों को अलग अलग तरीके से दी जाएगी। जो व्यक्ति मजबूर होते हैं उनको एक समान समझो, और जो पेशेवर होते हैं उन सभी लोगों को एक समान समझो, लेकिन पेशेवर और मजबूर को एक समान मत समझो। यानी कि ये मना तो कर रहा है, लेकिन ये किस भाव में मना कर रहा है, ये अफर्मेटिव भाव में मना कर रहा है, यानी कि ये एक सकारात्मकता दिखा रहा है कि जो व्यक्ति मजबूर है उसके साथ थोड़ी नरमता से पेश आइए, और जो पेशेवर हैं उसको आप ऐसी सजा दीजिए जिससे कि वो व्यक्ति अपने इस पेशे को छोड़कर कोई ढंग का काम कर सके। तो ये समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता दोनों अलग अलग प्रकार के टर्म थे, दोनों को लिया गया है। तो विधि के समक्ष को तो लिया है ब्रिटेन से और विधि के समान को लिया गया है यूएसए से, और दोनों के मतलब आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि दोनों में क्या फर्क है, ये नकारात्मक क्यों है और ये सकारात्मक क्यों है, दोनों मतलब समझ में आए। अब देखते हैं तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि अगर राज्य इस सिद्धांत को फॉलो करता है तब भी उसको विधि का शासन लागू करना ही होगा। यहाँ सबसे बड़ा जो टर्म आया है वो आया है विधि का शासन। ये ब्रिटेन की अवधारणा है, विधि का शासन। ब्रिटेन के अंदर एक डाइसी नाम के महोदय थे, डाइसी महोदय ने विधि के शासन का कॉन्सेप्ट दिया था। उनके इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या था, उन्होंने कहा था कि इनके 2-3 बिंदु है जो मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुनकर रखिए, कहीं ना कहीं काम आने की संभावनाएं रहेगी। तो पहला इन्होंने बोला कि किसी भी व्यक्ति को सजा उसी गुनाह की दी जाएगी जिसको किसी विधि द्वारा गुनाह घोषित किया गया है। यानी कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने चोरी की, भारत के अंदर चोरी की, और भारत के अंदर एक ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर चोरी को गुनाह बताया गया है, तो उस व्यक्ति को आप सजा नहीं दे सकते। यानी कि व्यक्ति को सजा तभी दी जाएगी जब व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है। अगर ऐसा कार्य नहीं किया तो फिर आप उसे सजा देने के हक भी नहीं रखते।
और ऐसा ही इनका एक प्रावधान ये भी था, क्योंकि ये डाइसी ब्रिटेन के हैं और ब्रिटेन के अंदर संसद को सर्वोच्च माना गया है, इसलिए इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति के मूल अधिकार है या संवैधानिक अधिकार हैं वो संसद की देन है। लेकिन भारत में ये वाली जो इन डाइसी की ये बात थी कि संविधान संसद का दिया हुआ है, इसको भारत में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। भारत के अंदर संविधान को सर्वोच्च माना गया है और इस सर्वोच्चता को यानी संविधान खुद सभी को शक्ति देता है, न कि कोई संसद संविधान को शक्ति देती है। तो विधि के शासन का कॉन्सेप्ट है वो डाइसी का है और डाइसी के कहने का मतलब है कि हर जगह शासन किसका होना चाहिए, विधि का होना चाहिए। वैसे दो टर्म है जो अक्सर इन बड़ी पुस्तकों के अंदर लिखे हुए मिलते हैं, एक है लेक्स रेक्स, रेक्स यानी राजा, लेक्स यानी कानून है। ऐसा शासन जहां पर राजा कानून है वहां पर विधि का शासन नहीं होगा। तो विधि का शासन कहाँ होगा, जहां पर लेक्स रेक्स है, यानी कि जहां पर कानून ही राजा है वहां पर विधि का शासन है, जहां पर राजा का कानून है वहां पर विधि का शासन नहीं है। तो रेक्स लेक्स और लेक्स रेक्स इन दोनों के बारे में भी आप सुनकर रखिए। तो मतलब समझ में आया, विधि का शासन का मतलब क्या हुआ कि जहां का राजा कौन है, कानून है, कानून की बातें ही मानी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने जुर्म किया और वैसा कानून था भारत में या किसी भी देश में, तब तो वो सजा का हकदार है, और अगर ऐसा कोई कानून है ही नहीं तो फिर वो सजा का हकदार नहीं है। इसे बोलते हैं विधि का शासन। ये डाइसी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन के थे। चलिए, तो ये था अनुच्छेद 14 जिसके अंदर बताया गया था कि विधि के समक्ष समता क्या होती है, विधि का समान संरक्षण क्या होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए थे, इन दोनों में से सकारात्मक कौन सा है, नकारात्मक कौन सा है, इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक नागरिक के तौर पर समझे तो ये कहना क्या चाहता है कि भारत के अंदर विधि का शासन है, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अगर गलती करने पर सजा मिलती है तो वो सजा उस कानून के अनुसार मिलती है, न कि किसी से वैर भाव निकालने के लिए। यानी सरकार ही सजा देती है और सरकार किसी भी व्यक्ति को इसलिए सजा नहीं देगी कि सरकार का उससे कोई वैर भाव रखती है। सरकार तभी सजा देगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। अगर आप किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हो तो फिर सरकार आपको किसी भी स्थिति में सजा नहीं देगी। यानी कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो, बाइक लेकर निकले हुए हो और आपने वहां पर आपने हेलमेट भी पहन रखा है, गाड़ी के आपके पास डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, लाइसेंस भी लेकर निकले हो, तो फिर आप ट्रैफिक पुलिस के सामने से आराम से गुजर सकते हो, वो आपको रोकेंगे नहीं। और अगर ये सारी चीजें नहीं है, आपने किसी कानून का उल्लंघन किया है, तो फिर आप फाइन भरने के हकदार हो जाते हो, क्योंकि वहां पर फिर कौन सा शासन चल रहा है, विधि का शासन चल रहा है। यानी कि वहां पर कोई कानून था, आपने कानून का उल्लंघन किया होगा। तो ये था अनुच्छेद 14 जो एक विद्यार्थी के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर हमें पता होना चाहिए था। फिर आता है अनुच्छेद 15, और अनुच्छेद 15 के अंदर कई भाग दे रखे हैं, 5 भाग हैं। उन 5 भागों में पहला भाग क्या कहता है, 15 सब क्लोज 1, ये क्या कहता है, राज्य को मना कर रहा है। आगे क्या लिखा है, राज्य। और 14 भी किसके लिए लागू होता है, राज्य के लिए लागू होता है। तो पहला 15वां भी कहता है राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ नागरिक है। राज्य इन 5 आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कौन से अनुच्छेद हैं जो कि केवल, कौन से अधिकार हैं जो कि केवल भारतीयों को मिलते हैं, भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तो वो है 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये कौन सा है, 15, और 15 है तो ये किसको मिलेगा, केवल नागरिकों को मिलेगा। राज्य धर्म, पहला 5 आधार दिए गए जिनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। पहला है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा है लिंग और 5वां जन्म स्थान। राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर राज्य को रोका गया है भेदभाव करने से। ठीक है। अब 15 का आता है सब क्लोज 2, ये बताता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, जहां पर सभी लोग, सार्वजनिक स्थान का मतलब तो सिंपल है, आप सब जानते भी होंगे, यहां पर या राज्य और व्यक्ति दोनों को रोका गया है। यानी किसी भी सार्वजनिक स्तर पर ना तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव करेगा और ना ही कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ इन आधारों पर भेदभाव करेगा।
किन स्थानों पर? सार्वजनिक स्थलों पर। आपकी अगर प्राइवेट संपत्ति है वहां पर आप भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्थान सार्वजनिक है तब आप सार्वजनिक स्थल पर किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा भी भेदभाव नहीं कर सकते। फिर देखते हैं 15 का सब क्लोज 3। ये क्या कहता है? राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करना चाहता है तो कर सकता है। ये कानून अनुच्छेद 15 राज्य को ऐसा कुछ महिला और बच्चों के लिए अगर राज्य कुछ करना चाहता है तो ये अनुच्छेद उस समय राज्य को नहीं रोकेगा, यानी कि राज्य महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। मान लो कि भारत सरकार ने एक स्कूल की स्थापना की, राज्य सरकार गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, यानी हमारे राज्यों की सरकारें भी कर सकती है। तो अगर राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए एक मान लेते हैं स्कूल खोली है, यानी कि कन्या विद्यालय खोल रखा है, तो वहां पर वो एक सार्वजनिक स्थल है, वहां पर कोई लड़का जाकर ये नहीं कह सकता कि लीजिए मुझे भी इस स्कूल के अंदर एडमिशन दीजिए और आप मुझसे लिंग के आधार पर, क्योंकि मैं लड़का हूं और ये स्कूल लड़कियों की है, तो आप मेरे साथ इस लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो आप ये दावा नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि ये कानून का जो सब क्लॉज 3 है वो साफ शब्दों में कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी अगर विकास कार्य करता है तो ये कानून यानी 15 जो अनुच्छेद 15 है वो उस समय राज्य को ऐसा करने से नहीं रोकेगा, यानी राज्य ऐसा काम कर सकता है। और मान लो कि जैसे छोटी स्कूल 12वीं तक के बच्चों के लिए है, 12वीं तक के बच्चों के लिए मान लो कि एक प्रोफेसर हो जाता है व्यक्ति, पढ़ता पढ़ता प्रोफेसर हो गया, कॉलेज से रिटायर होने। चलिए, तो ये अनुच्छेद 16(3) था जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य करने की अनुमति देता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 4 क्या कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी सामान्यतः एससी और एसटी के लिए राज्य अगर कोई विशेष प्रावधान करना चाहिए, उनके विकास के लिए कोई योजनाएं लाना चाहता है, तो उस दौरान राज्य में आप राज्य के खिलाफ में इस आधार पर मामला नहीं दर्ज करवा सकते कि उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोई कुछ कार्य किया हो। तो ये काम हम एससी और एसटी के लिए विकास कार्य की अनुमति देता है हमारा अनुच्छेद 15। और फिर सब क्लोज 5 है। सब क्लोज 5 कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब है जो शिक्षण संस्थानों के अंदर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती है उसका आधार क्या है? सब क्लोज 5। और अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 5 कहता है कि राज्य शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित कर सकता है, और जब वो ऐसा करेगा उस वक्त भी हम इन 5 आधारों पर अपने मूल अधिकार का हनन घोषित करके वहां पर केस दर्ज यानी सुप्रीम कोर्ट में राज्य को नहीं घसीट सकते। ये था अनुच्छेद 15। फिर आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों से संबंधित है, तो इसके अंदर अनुच्छेद 16 का सब क्लोज 1 कहता है राज्य लोक कल्याण यानी कि लोक नियोजन में समान अवसर की व्यवस्था करेगा। यानी कि पहली परिस्थिति समान स्थिति तो यही है कि राज्य जब भी कोई प्रकार की वैकेंसी निकालेगा तो उसमें जॉब लगने का अवसर सभी भारतीयों के पास समान रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार की छूट दी जाए, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। अगर राज्य ऐसा कुछ करता है तो आप अपने मूल अधिकार का हनन समझकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो राज्य ये कार्य नहीं कर सकता। और 16(2) कहता है राज्य नागरिकों को, यहाँ पर ये चीज नोट करने लायक है क्योंकि 15 और 16 दोनों किनको मिलते हैं? केवल नागरिकों को मिलते हैं। तो राज्य नागरिक को 15 में 5 थे जिनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता था, और 16 में 6 है जिनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकते। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और अंतिम था जिसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया था वो था निवास के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में, किस परिस्थिति में? लोक नियोजन में यानी गवर्नमेंट जॉब में भेदभाव नहीं कर सकेगा। ठीक है, राज्य नहीं करेगा। फिर देखते हैं 16 का सब क्लोज 3 जो कहता है संसद ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में निवास की शर्त रख सकता है। तो हमने आजकल कई बार सुना होगा, अखबारों में भी अक्सर आता है, जैसे कि हरियाणा ने भी एक बार प्रावधान कर दिया था कि हरियाणा में जारी होने वाली जो भी वैकेंसियां होंगी उनमें 75% पद केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेंगे,
और राजस्थान में भी ऐसा किया गया था, यूपी में भी ऐसा हुआ था, बिहार में भी ऐसा होता है। तो ये जो राज्यों के अंदर इस तरीके की प्रवृत्ति आती है, उसका आधार कौन है? 16 का 3। और 16 का 3 क्या कहता है? संसद, यानी कि ये निवास की शर्त कौन रख सकेगा? संसद रख सकेगी। और संसद की अनुमति से हमारे जो छोटे वाले राज्य हैं, ये राज्य भी निवास की शर्त रख सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। फिर आता है 16 का सब क्लॉज 4, जो कहता है राज्य शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी एससी, एसटी और ओबीसी को सरकारी नौकरी में चाहे तो आरक्षित कर सकता है, उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं आरक्षण देना। तो राज्य आरक्षण दे सकता है, और राज्य अगर आरक्षण देता है, इस स्थिति में कोई भी अनारक्षित वर्ग इसको अपने मूल अधिकार 16 का उल्लंघन नहीं घोषित कर सकता, क्योंकि ये 16(4) के अंदर ही लिखा हुआ है। फिर आता है 16 का सब क्लॉज 5, ये कहता है कि यदि राज्य किसी धार्मिक संगठन के धार्मिक पद के लिए राज्य चाहे तो उस पद के लिए किसी एक धर्म विशेष के व्यक्ति की शर्त रख सकता है। यानी धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव तो कर सकता है, एक ही कंडीशन में, जब वो संगठन धार्मिक हो और उसके लिए पद की शर्त भी धार्मिक रखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब बात धार्मिक पद की आती है, यानी कि किसी धर्म, हिंदू धर्म के संगठन हो या फिर इस्लाम धर्म के संगठन हो, ऐसे धर्म के जो विशेष संगठन होते हैं, उनके लिए राज्य ऐसी शर्त रख सकता है। और 16(6) जो कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, कहने का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़े। पहले वाले जो एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस दिया गया है वो आर्थिक रूप से पिछड़ों की ही बात करता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को राज्य चाहे तो 10% सीटें आरक्षित कर सकता है। ये हमारे वर्तमान आरक्षण के प्रावधान है। लेकिन जब भी हम आरक्षण के बारे में पढ़ें तो दो केस हमारे दिमाग में क्लियरली होने चाहिए, क्योंकि यही दो केस हैं जो आरक्षण से भी संबंधित हैं और 16 से भी संबंधित है। वैसे और भी मामले हैं, लेकिन आरक्षण वाले में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992 का, एम नागराज केस 2006 का। यानी कि इंदिरा साहनी वाला तो आरक्षण का मतलब एकदम मील का पत्थर है, ये वाला केस। क्यों है? क्योंकि 1992 से पहले मंडल आयोग बना था। मंडल आयोग ने जनरल कैटेगरी में और जो ओबीसी आते हैं उनके लिए आरक्षण की कुछ व्यवस्थाएं की थी, और जब ये मामला आगे गया, आगे बढ़ा, काफी हंगामा हुआ था, विरोध भी हुए थे, काफी कुछ मंडल आयोग की वजह से यहाँ पर विरोध के तहत हुए थे। जब मंडल आयोग का मामला शांत हुआ, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, वो बना इंदिरा साहनी का केस, और इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें आरक्षण से रिलेटेड बना दी, जो आरक्षण की एक गाइडलाइन के रूप में यूज होती है। उनमें पहली जो इंदिरा साहनी है, पहली जो बात थी वो क्या थी कि ओबीसी को दिया गया आरक्षण वैलिड है, इसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10% आरक्षण की मांग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। यानी कि जनरल को आरक्षण नहीं दिया और ओबीसी को आरक्षण दे दिया, पहली बात। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि यदि किसी परिवार का कोई व्यक्ति आरक्षण के तहत लोक नियोजन में यानी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है, अच्छी सैलरी वाली जॉब हो और उसका परिवार अच्छे से जीवन यापन कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को आगे अपने बच्चों तक आरक्षण की मांग नहीं करनी चाहिए, अपने आप को वहां से बाहर कर देना चाहिए, ताकि उसकी बिरादरी के, उसके समाज के अन्य अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, जो कि किसी धर्म या जाति या सामाजिक व्यवस्था की वजह से पिछड़े रह गए थे, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट केवल ओबीसी पर लागू हुआ, एससी और एसटी पर लागू नहीं हुआ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में बोला था कि जो पदोन्नति है यानी कि प्रमोशन में आरक्षण काम नहीं करेगा। तो दूसरी बात थी पदोन्नति वाली, पदोन्नति में आरक्षण काम नहीं करेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो भारत सरकार को लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए भारत सरकार ने ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संसद ने एक संविधान संशोधन लाया, उसका नाम था 77वां संविधान संशोधन। और 77वें संविधान संशोधन में सरकार ने
अनुच्छेद 16 के अंदर 16(4) के अंदर एक और सब क्लोज जोड़ दिया जो था 16(4)(a) और इस 16(4)(a) में साफ शब्दों में लिख दिया कि एससी और एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। यानी वर्तमान में एससी एसटी को आरक्षण मिलता है पदोन्नति में भी, और बाकी एससी एसटी ओबीसी को तो आरक्षण मिलता है, ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलता ही है। और एक और जो और भी ज्यादा बड़ी बात बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि किसी भी परिस्थिति में सामाजिक और शैक्षिक रूप से दिया गया आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि ये आरक्षण जितनी भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में 50% पद ही आप आरक्षित कर सकते हो। अब इसके दो अपवाद मिलेंगे आपको। एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर आरक्षित पदों की संख्या 69% है, 69% है। उसका कारण है कि तमिलनाडु के जो मामले हैं वो 9वीं अनुसूची में डाले गए थे। 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। उस समय ऐसे प्रावधान थे 1973 से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता तो तमिलनाडु के 69% वाले आरक्षण पर भी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति काम नहीं कर रही है। तो तमिलनाडु के अंदर आरक्षण ज्यादा है। और दूसरा अपवाद बना वो था ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के 10% देते ही आरक्षित सीटों की संख्या 60% हो गई। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण 50% से आगे देने से रोका है। लेकिन वर्तमान सरकार ने जब आरक्षण दिया है वो आर्थिक आधार पर दिया है। नए आधार पर आरक्षण देने की वजह से ये हमारी शर्त ईडब्ल्यूएस पर लागू नहीं होती है। इसलिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आज वैलिड है, वरना सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट इसको, अगर ये वाली बात नहीं आती आर्थिक वाली, तो सुप्रीम कोर्ट इसे रिजेक्ट भी कर सकता था। ये दो, और एम नागराज का मामला भी 2006 में गया था और इसमें भी कह दिया था कि आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनका उस वर्ग में, यानी कि सरकार अगर एक डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी में यदि उस वर्ग विशेष का, उस जाति या धर्म विशेष के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है तो फिर उन लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये एम नागराज का मामला था और इंदिरा साहनी का मामला था। दोनों ही आरक्षण से रिलेटेड थे, तो आप इन दोनों को ध्यान में रख सकते हो। और इंदिरा साहनी वाले के बारे में तो जितनी हो सके डिटेल में जानकारी रखना। फिर आता है अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से अंत किया जाता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, और ये जो अनुच्छेद 17 है ये छुआछूत का पूर्ण रूप से अंत करता है। यानी कि ये भारत के संविधान में लिखे हुए जितने भी अधिकार हैं उनमें से एकमात्र अधिकार है जो कैसा है, पूर्ण है। यानी कि इसका कोई भी प्रकार का सब क्लोज नहीं डाला है। इसका मतलब है कि ये अपने आप में एक पूरा अनुच्छेद है, यानी कि अधिकार है। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में नहीं स्वीकार किया गया है, इसलिए ये कैसा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। और अस्पृश्यता का अंत करने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम लाए थे, नागरिक अधिकार संरक्षण 1976 1976 में एक अधिकार एक्ट भी पारित कर दिया था। ये एससी एसटी एक्ट से अलग है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। तो ये 76 में ला दिया था जो अस्पृश्यता का अंत करता है। अब अस्पृश्यता के बारे में एक बात और ध्यान में रखना, भारत के संविधान या किसी भी अधिनियम में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करने का क्या मतलब बनता है कि अस्पृश्यता के बारे में केवल सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कुछ कहा है। वो क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अशुद्ध मानना या अस्पृश्य मानना ही अस्पृश्यता होती है। और सबरीमाला केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अस्पृश्यता के बारे में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को प्रदूषित मान लेना, अशुद्ध मान लेना भी अपने आप में किस में काउंट होगा, अस्पृश्यता में काउंट होगा। क्योंकि सबरीमाला केस में यही कहा गया था कि इस एक वर्ग विशेष की, यानी कि जब 13 से शायद 50 वर्ष की महिलाएं थी, उनको उस सबरीमाला मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनको फिर अशुद्ध माना जाता था, क्योंकि उनको पीरियड्स की वो महामारी वाली प्रॉब्लम रहती है। तो इस आधार पर अस्पृश्य मान लेना भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्पृश्यता का वो जो अस्पृश्यता का एक उदाहरण माना। और इस सबरीमाला केस में जो इनका जो अंतिम निर्णय आया था उसके अंदर वो केस सबरीमाला वाले जीत गए, यानी कि मंदिर वालों को हारना पड़ा था इस केस के अंदर, क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या थी, अस्पृश्यता ही थी।
फिर आता है अनुच्छेद 18 जो किसका अंत करता है, उपाध्यायों का अंत करता है। और भाई उपाध्यायों का